पॉलिटेक्निक महाविद्यालय आपके साथ एक बार फिर से रूबरू हूँ फेसबुक लाइव के माध्यम से। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं चर्चा शुरू करने के पहले आप सब लोगों से क्षमा चाहता हूँ। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण हमारे जो एक एक्सपर्ट फैकल्टी डॉक्टर जे.एस. चौहान साहब को भी इसमें जुड़ना था, वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो हमें जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे, उनको भी हम इस कार्यक्रम में सुनेंगे। और आज का जो हमारा इस कैरियर वार्ता का जो चर्चा का विषय है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो है सेल्फ नॉलेज इज़ की टू सक्सेस। खुद को जानना, स्वयं को जानना ही कैरियर हो या जीवन की सफलता का एक कुंजी है, एक आधार है। तो आज हम रूबरू होते हैं अपने आप से, और इस खुद के अंदर की जर्नी के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी इसको एंजॉय करेंगे। ये तो चलिए, ज़्यादा हम समय गवाए स्टार्ट करते हैं। अभी बीच में हमारा काफ़ी सारा समय निकल गया। इसी पहले तो हमारा यही एक जो हमारा शुरुआत हम इसी बात से करेंगे कि हमारे क्या हम सारे लोग एक समान, एक जैसे हैं? क्या हम सब लोग या सारे व्यक्ति एक जैसे, एक समान हो सकता है? आप लोग का उत्तर हाँ हो। कुछ लोग इससे असहमत भी होंगे, वो कहेंगे नहीं, एक जैसे कैसे हो सकते हैं, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है। और मेरा यहाँ पर उत्तर आप लोगों के साथ है कि जो कहते हैं हाँ वो भी सही है, और जो कहते हैं ना वो भी सही है। पर जो कहते हैं अलग अलग हैं वो ज़्यादा सही है, क्योंकि इंसान एक ईश्वर की ऐसी कृति है जो दो एक जैसे तो बना ही नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत प्रयास किए ह्यूमन क्लोन बनाने के, पर वो कॉपी नहीं कर पाए, अभी तक तो सफलता नहीं मिल पाई है। तो अंतर क्यों होता है? एक इंडिविजुअल डिफरेंस का आधार क्या है? क्यों एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, किस आधार पर अलग होता है, इसको हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। और मनोवैज्ञानिकों ने इसका एक आधार दिया है, इंडिविजुअल डिफरेंस का जो कारण दिया है, व्यक्ति व्यक्ति में जो अंतर होता है उसका आधार दिया है। दो कारण उन्होंने इसमें शोध के द्वारा अपनी थ्योरीज दी हैं। एक कहता है कि हेरिडिटी या आनुवंशिकी आधार पर व्यक्ति कुछ गुण जो हेरिडिटी में मिलते हैं, विरासत में मिलते हैं, उसकी वजह से वो दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। इवन एक ही भाई दूसरे भाई से भी अलग होता है, पूरी तरह एक जैसा नहीं होता है। और दूसरा जो कारण है आनुवंशिकी के अलावा, वो कारण है एनवायरनमेंट या परिवेश। जिस परिवेश में व्यक्ति का पालन पोषण होता है, बड़ा होता है, और उसके दौरान उसके जितने लोग उसके संपर्क में आते हैं, चाहे उसके पेरेंट्स हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे उसके ब्रदर सिस्टर्स और इवन कजिन, फ्रेंड्स, पीयर्स, जितने लोग उसके स्कूल टीचर, सारे लोग जो उसको उसकी पर्सनालिटी को बनाने में बहुत कुछ महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। अब हम यहाँ देखें, हेरिडिटी तो व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं है, यह तो एक नेचुरल है, प्राकृतिक है, नैसर्गिक है कि हमें जो हमारे माता पिता हम चयन नहीं करते, उन्होंने हमें चयन किया, और उसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। कुछ आंशिक रूप से वो गुण हमें आनुवंशिकी के आधार पर प्राप्त होते हैं, पर एक जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो है एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट के कारक हमारी पर्सनालिटी को फ्रेम करने में बहुत योगदान करते हैं, बहुत असर डालते हैं। अब इस परिवेश को समझें हम कि हमारी पर्सनालिटी वास्तव में है क्या। हमारी पर्सनालिटी वास्तव में एक कलेक्शन है जिसमें हमारी लाइकिंग है, हमारे इंटरेस्ट हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारी मेमोरीज़ हैं, वैल्यूज़, बिलीफ, एबिलिटीज़, स्किल्स, एटीट्यूड्स
आदि तमाम तरह के हमारे व्यक्तिगत गुण हैं जिसे पर्सनालिटी ट्रेट्स या एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ये सब मिलाकर सामूहिक रूप से हमारी पर्सनालिटी को फ्रेम करते हैं। और हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो व्यवहार है, ह्यूमन बिहेवियर कहाँ से डायरेक्ट होता है? हमारी पर्सनालिटी से। सीधा सीधा कारण है कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, ये बात हमारी पर्सनालिटी तय करती है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, जिसमें हमारी पसंद नापसंद भी हैं, लाइकिंग्स, हमारी रुचियां हैं, हमारे इंटरेस्ट, हमारी फीलिंग्स हैं, कैसा हम फील करते हैं, हमारे इमोशंस हैं, तो हम कैसे भावनाएं, हमारी मेमोरीज़, हमारी मेमोरीज़ में बहुत सारी चीज़ें संग्रहित होती हैं। ये रिकॉर्डिंग कभी भरती नहीं है। ये मेमोरी वो डिस्क है जिसमें कभी भी मेमोरी फुल नहीं होती है, और जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार जाने अनजाने में हमारे ये संग्रहित होती रहती है। इसके अलावा हमारी कई सारी लर्निंग्स हैं, कई योग्यताएं, एबिलिटीज़, नॉलेज हमने गेन की हैं। कुछ हमने जानबूझकर डेलिबरेटली गेन की हैं, कुछ हमारी अनजाने में भी हम ग्रहण करते रहते हैं। ये सब चीज़ें हमारी मेमोरी में समाहित होती जाती हैं। हमारे स्किल्स, हमारा एटीट्यूड, दूसरों को नज़रिया देखने का, इस तरह तमाम सारी चीज़ें हैं। ये सब हम या तो लर्न करते हैं या हम इसे एक्वायर कर लेते हैं, और ये हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बनता चला जाता है। अब ये पर्सनालिटी का महत्व क्या है? जैसा मैंने आपको अभी निवेदन किया है, ये पर्सनालिटी हमारी तय करती है कि हमारा बिहेवियर कैसा होगा, हमारा प्रेजेंट बिहेवियर कैसा होगा, हमारा फ्यूचर बिहेवियर कैसा होगा, क्या जिस कैरियर को हम चुनने जा रहे हैं वहाँ पर हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, हम लाइफ में हमारी क्या सफलता होगी, क्या उपलब्धियाँ होंगी, कितना हम अचीव करेंगे, कितना हमारा संतुष्ट होगा। ये बहुत सारी चीज़ें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, काफ़ी वैज्ञानिक आधार पर तय होती है हमारी पर्सनालिटी से। और यही कारण है कि जितने अच्छे सिलेक्शंस होते हैं, चाहे वो एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट सिलेक्शन कमीशन हो, या और भी अच्छी पोजीशंस में जब भी सिलेक्शन होते हैं तो वहाँ पर एक पर्सनालिटी का टेस्टिंग ज़रूर होती है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग उसका अनिवार्य हिस्सा होता है, क्योंकि वही हमारी भविष्य में सफलता के प्रिडिक्ट करता है कि हम उस लाइन में, उस कैरियर में सफल होंगे अथवा नहीं होंगे। तो पर्सनालिटी को जानना बहुत ज़रूरी है। हर बार तो हम साइकोलॉजिस्ट की मदद नहीं ले सकते हैं। कुछ सरल आसान टेक्निक्स की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिसकी वजह से जिसके आधार पर हम अपनी खुद की पर्सनालिटी का भी एक विश्लेषण कर पाएंगे, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि हमारे आसपास हमारे बच्चे, हमारे छात्र या जो भी हमारे संपर्क में आते हैं, वो उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी हमारा कुछ सकारात्मक योगदान हो सकता है। यही हमारा आज का इस व्याख्यान का महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। और अंत में हम इसको बात को कंक्लूड करते समय एक बात और चर्चा करेंगे कि हमारी कुछ सोशल स्किल्स हैं, कुछ सॉफ्ट स्किल्स हैं, जिनको बहुत महत्व है कैरियर में सफलता के लिए, लाइफ में सफलता के लिए। और अनफॉर्चुनेटली किसी भी पाठ्यक्रम में उन सॉफ्ट स्किल्स को हिस्सा नहीं बन पाई हैं वो। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी स्किल प्रैक्टिस से आती है, और हमारे यहाँ तो ज़्यादातर पाठ्यक्रम परीक्षा प्रणाली परीक्षा केंद्रित हैं, मेमोरी बेस्ड ज़्यादा हमारे यहाँ लर्निंग होती है। और जिन संस्थाओं में करिकुलर, को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, जो छात्र उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो इन को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से इन सोशल स्किल्स को भी काफ़ी हद तक डेवलप कर लेते हैं। तो ये सोशल स्किल्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि कौन सी सोशल स्किल्स महत्वपूर्ण हैं। बहुत ज़्यादा मैं इस विषय को विस्तार न देकर कोशिश करूँगा कि समय पर को कंक्लूड कर लूँ। तो अभी हम थोड़ा इस बारे में चर्चा करेंगे कि हमारी पर्सनालिटी कैसे बनती है। तो जैसा मैंने बताया कि ये हमारा परिवेश बहुत हद तक तय करता है कि हम कैसी पर्सनालिटी हमारी डेवलप होगी। और ये वैसे ही है जैसे कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है। एक कंप्यूटर का प्रोग्राम तय होता है कि जो आप इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा।
बिल्कुल उसी तरह से हमारी पर्सनालिटी की स्क्रिप्ट कोई और लिख देता है। हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हमारे वो सब महत्वपूर्ण व्यक्ति, हमारे पेरेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे कुलीग्स हो सकते हैं, हमारे लगातार वो हमारी स्क्रिप्ट लिखते जाते हैं। और हमारी पर्सनालिटी को कंट्रोल कौन कर रहे हैं? हमारे से अलावा लोग। इसमें हमारा सेल्फ का रोल बहुत कम होता है। मुझे याद आ रहा है एक आनंद फिल्म में एक डायलॉग जो राजेश खन्ना ने कहा था, बाबू मोशाय, अमिताभ बच्चन को कहा था राजेश खन्ना ने, बाबू मोशाय, हम सब रंगमंच की एक कठपुतली हैं और हमारी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। यहाँ पर रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं, डेफिनेटली वी आर प्लेइंग सम रोल जो कि हमने चुने हैं या किसी और ने हमारे लिए चुने हैं। और ये जो डोरी है, ये जो स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट हमने नहीं लिखी, ये स्क्रिप्ट किसी और ने हमारे लिए लिख दी है, लगातार लिख रहे हैं। और हमें ये जागरूक होकर समझना पड़ेगा ये स्क्रिप्ट किसने लिखी, कैसे लिखी, और जो हमें रोल मिला हुआ है क्या उस रोल के लिए हम बने हैं। अगर हम थोड़ा सा जागरूक होकर प्रयास करें तो इस जो हमारी स्क्रिप्ट को हम बदल सकते हैं। यही हमारा आज का टॉपिक का चर्चा का हमारा विषय है। और जैसा मैंने बताया कि आनुवंशिकी या हेरिडिटी की एक बहुत छोटी सी भूमिका रहती है हमारी पर्सनालिटी को फ्रेम करने में, रहती है, पर एकदम बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं है। पर सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है हमारा परिवेश, एनवायरनमेंट। अब ये परिवेश, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके आसपास सबसे पहले उसका पेरेंट्स, उसकी मदर से उसका सामना होता है, उसके पेरेंट्स, टीचर्स, फिर उसके आसपास भाई बहन, और उसके अलावा जिस स्कूल जाता है तो वहाँ टीचर्स, और वो किन्हीं ना किन्हीं लोगों से बहुत प्रभावित होता है। वो चुन लेता है रोल मॉडल की तरह। ये भी उसकी पर्सनालिटी को फ्रेम करने में बहुत महत्व करते हैं। और कैसे फ्रेम होती है इसको हम थोड़ा एक उदाहरण से समझते हैं। थोड़ी देर के लिए हम उदाहरण चर्चा करेंगे। एक फैमिली में कभी बहुत एक अतिथि आने वाले हैं और वो अतिथि बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, और इतने रिस्पेक्टेबल हैं कि जिनके लिए प्रभावित करने के लिए विशेष कोशिशें होती हैं। नई क्रॉकरी निकाली जाती है, थोड़े से पर्दे वर्दे, बेडशीट वगैरह सब अच्छी जमाई जाती है, सब प्रभावित करना चाहते हैं उन्हें। अब छोटे बच्चे को समझा दिया जाता है तो उनके सामने नहीं पढ़ोगे, कोई शैतानी नहीं करोगे, और सब कुछ बढ़िया व्यवस्थित। वो अतिथि आते हैं घर में और सब उनको वेलकम करके ले आते हैं, बढ़िया उनको एक अच्छे बढ़िया सोफ़ा में उनको बिठा देते हैं और स्वागत के लिए कुछ अंदर से कोल्ड ड्रिंक या पानी की लेने के लिए निर्देश होते हैं। और वो छोटा बच्चा जो 5-6 साल का होगा, उस बच्चे से कहा जाता है जाओ बेटे अंदर जाकर कुछ ये पानी का ट्रे लेकर आओ। बच्चा ट्रे लेकर आ रहा है, संभल कर आ रहा है, छोटा बच्चा है। और ये बच्चा उन गेस्ट के पास पहुंचता है, अचानक एक दुर्घटना घट जाती है। वो दुर्घटना ये घटती है कि वो बच्चा अचानक उसका पाँव लड़खड़ा जाता है और वो ट्रे गिर जाती है। और ट्रे भी किन पर गिर जाती है? वो कांच के जो अंदर पानी बर्तन सब उसके ऊपर, उन्हीं गेस्ट के ऊपर गिर जाते हैं, जो पूरा परिवार उस गेस्ट को प्रभावित करने के लिए लगा हुआ था। बड़ी तैयारी चल रही थी, बड़ी प्लानिंग चल रही थी। अब थोड़ी देर के लिए एकदम स्थिति बदल जाती है, गंभीर हो जाती है। छोटा बच्चा एकदम सकपका जाता है और जो होस्ट हैं, उस परिवार के मुखिया हैं, उनको एकदम बहुत गुस्सा आता है। क्या हो गया ये? हमने तो बहुत कोशिश करके इतना बढ़िया गेस्ट को रिसीव किया था। उस बच्चे को एक जोर से झन्नाटेदार चांटा जड़ देते हैं। थोड़ा मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या फीलिंग उस बच्चे के मन में आएगी? ज़रा बताएं मुझे। उस बच्चे के मन में फीलिंग ये आएगी, वो रोने लगेगा, रोते रोते चुप हो जाएगा, और चुप हो जाने के बाद फिर वो बात, मेहमान चले गए, बात आई गई हो जाएगी। बट यहाँ पर बच्चे के मन में क्या फीलिंग आएगी, थोड़ा सा हम जरा चर्चा करें। उस बच्चे के मन में ये बात जाएगी, ये मैसेज जाएगा
अरे छोटा सा काम भी मैं ठीक से नहीं कर सका, आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं किसी मतलब का नहीं हूँ, मैं कुछ भी काम ठीक से नहीं कर सकता हूँ। और यही बात उसके गहरे में अंदर चली जाएगी। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए यही घटना बार बार इस तरह की रिपीट होती है, उसे फिर दूसरा कुछ प्रयास करता, वहाँ असफल होता है, फिर उसे कोई इसी प्रकार का लेबल मिलता है कि तुम किसी मतलब के नहीं हो, तुम कुछ काम नहीं कर सकते हो, तुम्हें कुछ काम करना बेकार है, कोई जिम्मेदारी देना तुम्हें फ़ायदा नहीं है। ये लगातार अगर उसको इसी प्रकार के रिमार्क और लेबल मिलते रहेंगे तो कैसा व्यक्तित्व बनेगा उसका। यही पर्सनालिटी बनाने की एक पूरी मैकेनिज़्म है। वो बच्चा स्कूल में जाता है, कोई उसे धक्का दे देता है, फिर गिर पड़ता है, रोने लगता है, टीचर जाती है उसको कुछ पनिशमेंट देती है, फिर उसके मन में हीन भावना बढ़ती जाती है, और ऐसा करते करते वो एक कैसा व्यक्तित्व बनता है आप हम सब लोग अच्छे से समझ सकते हैं। मैं पुनः उसी जगह पर आता हूँ जहाँ बच्चे को चांटा पड़ने वाला था, अभी चांटा नहीं मारा है मान लीजिए। अब वो पेरेंट्स उसके साथ दूसरा ट्रीटमेंट करते हैं। वो पेरेंट्स उसको कहते हैं नहीं बेटे कोई बात नहीं, जाओ दोबारा लेकर आओ, हो जाता है, कोई बात नहीं, पानी वानी साफ़ करके उसको फिर से ट्रे लाने के लिए कहते हैं। वो बच्चा दोबारा जाता है, ट्रे लेकर आता है, बात खत्म हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि हम उस बच्चे में कैसा व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं। अगर हम उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहते हैं तो हम उस बात को, उस घटना को इस तरह से भी रफा दफा कर सकते हैं, उसको दोबारा मौका दे सकते हैं, इम्प्रूव करने का मौका दे सकते हैं। और दूसरा तरीका जो अक्सर होता है वो चांटा मारकर उसको एक हीन भावना में अंदर डाल देते हैं। ऐसी तमाम सारी घटनाएं, ऐसे तमाम सारे चांटे, ऐसे तमाम सारी डांट, ऐसी तमाम सारी नकारात्मक हमें जो कमेंट्स मिलते हैं, ये सब हमारे व्यक्तित्व का जानबूझकर या अनजाने में हमारा हिस्सा बन जाते हैं, और वही हमारी पर्सनालिटी बनती चली जाती है। और कई बार तो हम ये भी नहीं समझ पाते हैं कि छोटी छोटी बातें, इनसे उत्पन्न जो फीलिंग और इमोशंस होती है हमारे बहुत गहरे गहरे मस्तिष्क में चली जाती है, अवचेतन मन में चली जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, और वो हमारे लिए एक बड़ा हिंड्रेंस पैदा करती है। हम नहीं समझ पाते इस काम को हम क्यों नहीं कर पाते, जबकि दूसरे काम उसको आसानी से कर लेते हैं। ऐसे फियर, फोबियास, हमारे तमाम तरह की मतलब जो कहना चाहिए एंग्जाइटी पैदा हो जाती हैं, जिनको कि कई बार हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, और ये फिर विषय बन जाता है हमारे साइकेट्रिस्ट का। वो हमारे मनोविज्ञान के अंदर झांक कर हमारे अवचेतन मन के अंदर घुसने के बाद उस प्रोग्रामिंग को चेंज करता है। और ये प्रोग्रामिंग चेंज करना हर व्यक्ति को साइकेट्रिस्ट मिल जाए शायद ज़िंदगी में ऐसा होता नहीं है, पर हम कुछ साधारण तकनीक आज चर्चा करेंगे। तकनीक बहुत महत्वपूर्ण है, पर बड़ी साधारण तौर पर उन तकनीक के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसके माध्यम से हम खुद के व्यक्तित्व का भी विश्लेषण कर सकते हैं, और कम से कम अपने आसपास जिन लोग हमारे परिवार में छोटे बच्चे हैं या छात्र हैं, उनके बारे में हम ज़रूर कुछ, उनके व्यक्तित्व विकास के बारे में कुछ हमारा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से पर्सनालिटी हमारी तय होती है, फॉर्म होती है, और यही चीज़ हमारी आगे चली जाती है। छोटे छोटे कमेंट्स, छोटे छोटे रिवार्ड हमारी ज़िंदगी में बड़ा हिस्सा बन जाती है। पॉजिटिव रिमार्क भी होते हैं, निगेटिव रिमार्क भी होते हैं। यहाँ मैं एक पुस्तक का आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक बड़ी अच्छी पुस्तक है, थोड़ी सी टेक्निकल है, और पर उसमें जो मनोविज्ञान की जो तकनीक है वो काफ़ी पॉपुलर है, और मैनेजमेंट में ख़ासकर उसको ज़रूर पढ़ा जाता है। उस पुस्तक का नाम है आई एम ओके यू आर ओके, और ये ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की एक बहुत अच्छी पुस्तक है। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस हमारे व्यवहार को, परस्पर व्यवहार को समझने की, व्यवहार को बदलने की एक सिंपल पर बहुत पावरफुल टेक्निक है, और इस टेक्निक के आधार पर हम कुछ व्यक्तित्व का वर्गीकरण करते हैं। मैं इस टेक्निक के ऊपर जाऊं उसके पहले थोड़ी सी एक दो केस स्टडीज़ में चर्चा करना चाहूँगा या शेयर करना चाहूँगा। एक विल्मा रुडोल्फ नाम की एक एथलीट
अमेरिका में हुई है और उसकी विशेषता ये है कि वो बचपन में ही पोलियो के कारण विकलांग हो गई थी और डॉक्टरों ने घोषित कर दिया था कि ये कभी भी अपने पाँव से चल नहीं पाएगी, ज़मीन पर पाँव नहीं रख पाएगी बगैर किसी कैलीपर के सहारे के। 4 साल की उम्र में उसे पैरालिसिस हो गया था। कुछ डबल न्यूमोनिया से हुआ था। अमेरिका में छोटे से शीवा ब्लैक उसकी अफ्रीकन मूल की बच्ची थी और घोषणा कर दी, उसे एक कैलीपर थमा दिया। ये बच्ची, उसकी माताजी जो थी, उसकी मदर ने बहुत सहयोग किया और उसको हमेशा सपोर्ट करती थी। हालांकि उसके माता पिता दोनों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, पर उसकी माताजी उसे बहुत सपोर्ट करती थी। वो बच्ची और बच्चियों की तरह खूब सपने देखती थी, पूछती थी माँ से, क्या मैं चल पाऊँगी? उसकी माँ ने कहा, बेटा बिल्कुल चल पाओगे। वो बच्ची जिसको कि डॉक्टरों ने पोलियो के बाद पैरालाइसिस, एकदम विकलांग घोषित कर दिया था और डिक्लेयर कर दिया था, जजमेंट दे दिया था, ये बच्ची कभी पाँव से नहीं चल पाएगी। वो बच्ची बोलती है, क्या मैं चल पाऊँगी? तो उसकी माँ ने उसको उत्तर दिया, बेटा तुम जो चाहोगी वो सब कर सकती हो, तुम बिल्कुल कर पाओगी। उस बच्ची ने एक बात कही, माँ मैं दुनिया की सबसे फास्टेस्ट रनर बनना चाहती हूँ, सबसे तेज धावक बनना चाहती हूँ दुनिया की। उस छोटी बच्ची ने, जिसके कि पाँव में बैसाखी लगी हुई है, वो बच्ची ने ये स्टेटमेंट दिया। उसकी माँ ने कहा, बेटा बिल्कुल बन पाओगे तुम, बिल्कुल बन पाओगे। और वो बच्ची ने 11 साल की उम्र में वो बैसाखी निकाल कर फेंक दी। प्रयास किए, लड़खड़ाई, गिरी, कई बार चोट भी खाई, पर उसने वो बैसाखी उतार कर फेंक दी। फिर उसने चलना भी शुरू किया अपने पाँव से और धीरे धीरे दौड़ना भी शुरू किया। जब वो पहली बार दौड़ी तो अंतिम स्थान पर रही, सबसे पीछे रही। फिर दोबारा दौड़ी, फिर भी वो अंतिम स्थान पर रही, पर उसने दौड़ने की जो अपनी एक कोशिश थी, वो कोशिश ख़त्म नहीं करी। आप कभी गूगल करके विल्मा रुडोल्फ की कहानी को आप ज़रूर देखें, यूट्यूब में भी मिल जाएगी। उस विल्मा रुडोल्फ ने अपने ज़माने की एक बहुत प्रतिद्वंदी, जिसने कि कभी हार नहीं मानी थी, उस प्रतिद्वंदी को हराकर 3 गोल्ड मेडल रोम ओलंपिक में 1960 में हासिल किए, जो कभी चल नहीं पाती थी। उसको कैसे ये हुआ? उसकी माँ ने सपोर्ट किया। जब उसने यूनिवर्सिटी में गई, वहाँ उसे अच्छे कोच मिले, कोच ने उसकी ज़िंदगी बदल दी और वो सब हासिल कर पाया जो कि एक विकलांग व्यक्ति को सपना देखना ही बहुत बड़ी बात है। ये रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 3 गोल्ड मेडल उस एथलीट ने, वो पैरा एथलीट नहीं थी, पैरा ओलंपिक नहीं थे, वो साबुत हाथपांव वाले ओलंपिक थे, जिसमें उस विकलांग लड़की ने 3 गोल्ड मेडल 100 मीटर की रेस में, 200 मीटर की रेस में और 400 मीटर रिले की रेस में हासिल किए हैं। घटना का विस्तार से उल्लेख करना जरूरी नहीं है, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि उस बच्ची ने कैसे हासिल किए, क्योंकि उसको पॉजिटिव रिमार्क, पॉजिटिव लेवल, पॉजिटिव सपोर्ट मिले। और हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा होने के बाद भी हम निगेटिव रिमार्क से लोगों को कैसा बना रहे हैं, वो कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। तो एक ऐसी तरह एक और घटना है, उनको भी हम सब लोग जानते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन जब स्कूल में पढ़ने गए तो उनके टीचर ने उनको मंदबुद्धि कर लौटा दिया और एक स्लिप लिखकर उनकी माँ को भेज दी कि ये स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, इनको तो आप घर में ही पढ़ाइए। उनकी माँ ने, जो वास्तव में बहुत ही महान महिला हैं, उन्होंने भी उस एडिसन को ये नहीं बताया उसके टीचर का क्या रिमार्क था, बल्कि उल्टा ये बताया कि नहीं बेटे, तुम्हारे बारे में टीचर ने बहुत पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा रिमार्क लिखा और कहा तुम स्पेशल चाइल्ड हो, तुम्हारे लिए तो हम यहाँ पर घर में एक्स्ट्रा तुम्हारे ऊपर हम प्रयास करेंगे। और वो व्यक्ति, वो छात्र जिसको कि टीचर ने स्कूल से रिजेक्ट कर दिया था, वो मंदबुद्धि घोषित छात्र ने अंत में जाकर 1000 से भी ज़्यादा पेटेंट घोषित किया। आज पूरा जो हमारा समाज है, पूरी जो हमारी ह्यूमैनिटी है, उस एडिसन के प्रति
कृतज्ञ है, क्योंकि लाइट बल्ब से लेके अनेकों उन्होंने आविष्कार किए उस एडिसन महोदय ने, जिनको कि स्कूल ने रिजेक्ट कर दिया था एक निगेटिव रिमार्क लगाकर। ऐसे तमाम किस्से हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में भी कह दिया था गणित में कमज़ोर है। वो गणित में कमज़ोर बच्चा जिसको टीचर ने फेल कर दिया था, उस बच्चे ने गणित के टीचर्स को और यूनिवर्सिटी सबको फेल कर दिया अपने कोशिश से। तो यहाँ पर मेरा कहना का तात्पर्य है कि हम टीचर्स की एक विशेष जिम्मेदारी है कि हम बड़ी सहजता के साथ दूसरों के लिए जजमेंट पास कर देते हैं, नकारात्मक जजमेंट पास कर देते हैं। थोड़ा सोचें, कोई भी व्यक्ति फेल नहीं है, हो सकता है मिसफिट होगा, अनफिट नहीं है, पर ये जब जजमेंट पास कर देते हैं, हमारा उसकी कॉपी में रेड इंक से लगाया हुआ रिमार्क, हमारी नकारात्मक रिमार्क, हम जो उसको तरह तरह से कमेंट करते हैं, तो वो उसके व्यक्तित्व को इतना बड़ा एक नुकसान करता है, डैमेज करता है कि उसको कई सारे साइकोलॉजिस्ट, कई सारे साइकेट्रिस्ट मिलकर ज़िंदगी में शायद सुधार ना कर पाए। तो ये थोड़ा सा मैं इस पर, अब मैं फिर वहीं आ जाता हूँ उस पुस्तक के बारे में जिन्होंने कहा था आई एम ओके यू आर ओके। पुस्तक का नाम भी इंटरेस्टिंग है और वो पुस्तक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, पर थोड़ी सी मैंने बताया टेक्निकल है, पर वो जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है वो टेक्निक बहुत आसान है। तो इस पुस्तक के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बचपन से लेकर जो भी उसने लर्न किया है या एक्वायर किया है, वो लाइफ एक्सपीरियंसेस के आधार पर 4 प्रकार के व्यक्तित्व में डेवलप होता है। 4 प्रकार के व्यक्तित्व को उन्होंने 4 क्वाड्रेंट से बनाकर 4 वर्गाकार आधार पर उसको बताया कि ये 4 में किसी भी एक श्रेणी का व्यक्तित्व बन जाता है। वो 4 श्रेणियों का आधार यह है उस व्यक्ति का स्वयं के बारे में अपना नज़रिया और व्यक्ति का दूसरों के प्रति नज़रिया। तो 4 श्रेणियां हैं। आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, मतलब मैं तो ठीक हूँ बट यू आर नॉट ओके, मतलब मैं ठीक हूँ पर आप ठीक नहीं हैं दूसरे व्यक्तियों के बारे में जो उसके सराउंडिंग के हैं। दूसरा जो वर्गीकरण है वो कहता है आई एम नॉट ओके बट यू आर ओके, मैं ठीक नहीं हूँ पर आप ठीक हैं, आप सक्षम हैं, बट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, आई एम नॉट कॉम्पिटेंट, पर हाँ दूसरे लोग मेरे अपेक्षा ज़्यादा बेहतर हैं। तीसरी जो श्रेणी है वो है आई एम ओके एंड यू आर आल्सो ओके, मतलब मैं भी अच्छा हूँ और आप भी बेहतर हैं, आप भी अच्छे हैं। ये दोनों के प्रति सकारात्मक रवैये वाले लोग हैं। और जो चौथी श्रेणी है वो है आई एम नॉट ओके एंड यू आर नॉट ओके। देखिए 4 श्रेणियाँ बन गई। पहली श्रेणी है आई एम नॉट ओके बट यू आर ओके। ये कब होता है? जब अभी एक चैट में मेरे पास आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, ऐसा थोड़ा दोबारा कंफर्म करें मुझे। तो जो पहली श्रेणी है वो कहती है आई एम नॉट ओके बट यू आर ओके। जब बच्चा छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तो बच्चा देखता है कि बड़े लोग चल सकते हैं, बच्चे लोगों की मोबिलिटी है, पर छोटा बच्चा ना चल सकता, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स के ऊपर और बड़े लोगों के ऊपर। तो वो ऐसा महसूस करता है कि मैं तो सक्षम नहीं हूँ पर ये दूसरे लोग जो हैं, मेरे आसपास के जो लोग हैं वो सक्षम हैं। तो आई एम नॉट ओके यू आर ओके। तो उसमें कैसी एक डेवलप होती है, एक डिपेंडेंसी वाला भाव होता है। ही नीड सपोर्ट, वो हमेशा सपोर्ट देखता है, केयर देखता है, और अगर उसे उस समय पर्याप्त सपोर्ट मिलता है, नीड मिलती है, लव एंड केयर मिलती है, तो ये उसका जो प्रकार है वो बदलकर दूसरी कैटेगरी में चले जाता है। फिर वो, और अगर उसको ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, अगर उसको लव और केयर की जगह उपेक्षा मिलेगी, उसे पनिशमेंट मिलेगा, उसे ऐसे तमाम व्यक्तित्व में, तो उसके व्यक्तित्व में नकारात्मक विकास होगा। अब हम देखें दूसरी श्रेणी कहती है आई एम ओके एंड अदर्स आर नॉट ओके। ये कब होता है? वो तब होता है जब उसे लगता है कि उसे दूसरे लोगों से बराबर न्याय नहीं मिल रहा है, उसके साथ उपेक्षा हो रही है, भेदभाव हो रहा है,
तो फिर जब वो समझने लगता है तो उसे लगता है कि दूसरे लोग उसको जो मिलना चाहिए वो समाज ने उसे नहीं दिया, और वो व्यक्ति फिर एक उसके मन में एक बदले वाली भावना आती है कि लोग सही नहीं हैं, मैं तो सही हूँ पर दूसरे लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे न्याय नहीं मिला, चाहे वो मेरे परिवार के लोग हों चाहे मेरे फ्रेंड्स हों। तो ये दूसरे प्रकार का व्यक्तित्व का विकास होता है, ये दूसरा वर्गीकरण बनता है। एक और वर्गीकरण है आई एम ओके एंड अदर्स आर आल्सो ओके, मतलब यू आर आल्सो ओके। वो कहता है कि मैं भी अच्छा हूँ, मेरे प्रति खुद के प्रति भी उसका सकारात्मक दृष्टिकोण है, नज़रिया है, और बाकी दूसरे लोग जो हैं उसके पास उनके बारे में भी उसका जो नज़रिया है वो सकारात्मक है। ये श्रेणी, ये वर्गीकरण सबसे हेल्दी लोगों का वर्गीकरण है। ऐसे व्यक्ति तो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, और ऐसे अगर सारे इंडिविजुअल हेल्दी होंगे तो हमारा समाज, हमारी सोसाइटी हेल्दी डेवलपमेंट होगा। और किसी भी व्यक्तित्व की जो सबसे कहना चाहिए डिज़ायर्ड अगर कोई कैटेगरी है तो यही वाली है कि आई एम ओके एंड यू आर आल्सो ओके। और अंत में एक कैटेगरी बनती है उस वर्गीकरण के आधार पर, वो कहता है आई एम नॉट ओके एंड अदर्स आर नॉट ओके, मतलब आई एम आल्सो नॉट ओके एंड यू आर नॉट ओके। ये श्रेणी नकारात्मक लोगों की श्रेणी है। ये भाग्यवादी लोग हैं, इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ हमेशा अन्याय हुआ है और ये हमेशा शिकायत करते रहते हैं, तमाम तरह की समस्याओं से जूझते रहते हैं, और आप समझ सकते हैं ये लोग कुछ हासिल करेंगे क्या जीवन में, शायद नहीं करेंगे। और दे नीड्स साइकेट्रिस्ट हेल्प, क्योंकि ये इस तरह का जो उनका स्टोरेज है, इस तरह का जो उनका रिकॉर्डिंग्स हैं जो बार बार और लगातार उनके अंदर चली गई हैं, उसके आधार पर ये नकारात्मक किस्म के व्यक्तित्व में विकास होता है। और कई बार एक्सट्रीम केस में ये लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। और ऐसे लोगों का अगर मैं गाना कहूँ तो वो एक गाना था कि ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, ऐसे लोगों के लिए गाना फिट होता है। और हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, मेरे पेरेंट्स ने नहीं किया, मुझे भी अच्छी नौकरी मिल जाती तो अगर पेरेंट्स लोग रिश्वत दे देते किसी को, मुझे पढ़ाया नहीं, मुझे ये नहीं किया, मुझे वो नहीं किया। इस तरह के लोग भी हमारे समाज में विकसित हो रहे हैं। ये चारों प्रकार की पर्सनालिटी वर्गीकरण भी इंटरेस्टिंग है, और सबसे बड़ी बात इंटरेस्टिंग है कि हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे जो व्यक्तित्व का जो विकास हम कर रहे हैं लोगों का, वो किस श्रेणी में हो रहा है। और ये प्रभाव मैंने बताया ना, हर चांटे का प्रभाव तत्काल नहीं होता है, हर डांट का प्रभाव तत्काल नहीं होता, पर बहुत गहरे में होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। और हमारे अवचेतन जो मस्तिष्क है उसका 90% भाग अभी भी डार्क और ग्रे एरिया है, जिसको कि हम आसानी से नहीं समझ पाते हैं। और वही हमारे व्यक्तित्व की अंदर तमाम तरह की कुंठाएं और नकारात्मकता जो भाव रहते हैं, वही कारण है कि हम जीवन में बगैर प्रयास करे अपने आप को असफल मान लेते हैं, और कुछ हासिल करने के पहले ही हम एक सरेंडर कर देते हैं। और दूसरी एक्सट्रीम वो है जहाँ पर लोगों ने तमाम विकलांगताओं के तमाम विकट विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद भी कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ये हमारे व्यक्तित्व के ऊपर बहुत कुछ आधारित है, और यही हमारा आज का टॉपिक का एक विषय का बस था। अब एक थोड़ा संक्षिप्त में एक और मैं दूसरा एक और टेक्निक है, आसान सी टेक्निक है, 15 मिनट उसमें और लूँगा मैं। इस टेक्निक का नाम है जोहरीज विंडो। जो लुफ्त और एक हैरी, दो साइंटिस्ट हैं, दो मनोवैज्ञानिक हैं। इन लोगों ने एक बड़ी सिंपल और पावरफुल टेक्निक का विकास किया था, जो व्यक्ति का स्वयं का अपना मूल्यांकन करने में आसानी से मूल्यांकन कर सकते हैं। अभी ये डायग्राम भी मैं दे देता, पर चूँकि फेसबुक लाइव में वो डायग्राम तो संभव नहीं है, पर मैं कोशिश करूँगा। ये किसी भी अच्छी पुस्तक में आपको डायग्राम मिल जाएगा। ये कहता है कि हम व्यक्तित्व को जानने के लिए 2 आयाम पर हम व्यक्ति का एनालिसिस करते हैं।
एक तो व्यक्ति जो सेल्फ के बारे में उसका अपना नज़रिया है, जो हिस्सा व्यक्तित्व को, वो हिस्सा जो स्वयं को मालूम है, हम अच्छे से जानते हैं अपने व्यक्तित्व को, उस हिस्से को, ये कहलाता है नॉन टू सेल्फ। और द नॉट नॉन टू सेल्फ, हम अपने व्यक्तित्व का हिस्सा वो है, ना तो एक हिस्सा हमें मालूम है और दूसरा हिस्सा हमें स्वयं को भी मालूम नहीं है। दूसरा आयाम यह है व्यक्तित्व का वो हिस्सा जो दूसरों को मालूम है पर मुझे मालूम नहीं है, और वो हिस्सा जो दूसरों को भी मालूम नहीं है और सेल्फ को भी मालूम नहीं है। इस तरह से 4 हिस्से बन गए हमारे, 4 पार्ट हो गए। इनको 4 विंडो का नाम दिया गया है, इसलिए जोहरी विंडो इस टेक्निक का नाम कहा गया है। बड़ी इंटरेस्टिंग है। यानी हमारे व्यक्तित्व के 4 आयाम हैं। एक वो आयाम है जिसके बारे में हम स्वयं जानते हैं पर दूसरा नहीं जानते, अदर्स नहीं जानते, हमारे आसपास के लोग उसके बारे में नहीं जानते। ये हमारे व्यक्तित्व का प्राइवेट हिस्सा है। प्राइवेट हिस्सा है मतलब ये हम जानबूझ के वो गोपनीयता बनाए रखे हैं, इस बात को हम डिस्क्लोज करना नहीं चाहते हैं। कई सारी बातें हैं हमारे व्यक्तित्व की, जैसे हम बहुत सारी फैंटेसीज में जीवन जीते हैं, हम किसी को नहीं बताना चाहते हैं हमारे दिल की बात, वो गोपनीय है हमारे लिए। हमारे कई प्रकार के प्लान हैं, एस्पिरेशंस हैं, आकांक्षाएं हैं, लक्ष्य हैं, हमारी व्यक्तित्व की कई स्ट्रेंथ हैं, कई वीकनेसेस हैं, जिनको कि हमने कई प्रकार के हमारे सामाजिक वर्जनाओं के कारण हम उस चीज़ को, हमारे भाव को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। हमारी कई ये सब चीज़ें हमारे व्यक्तित्व का वो हिस्सा है जिसको कि हम सेफ गार्ड करके रखते हैं, हम दूसरों को नहीं बताते। दैट इज़ प्राइवेट विंडो, इसे कहा गया है प्राइवेट विंडो। दूसरी वो विंडो है जो हमें तो नहीं मालूम है अपने बारे में पर दूसरे को मालूम है। दूसरे मतलब जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे आसपास हैं, हमारे टीचर्स हैं, वो हमारे बारे में, व्यक्तित्व के इस हिस्से के बारे में जानते हैं। जैसे हमारी कई सारी आदतें हैं, जेस्चर हैं, कोई लोग नाखून कुतरते हैं, कोई लोग जब पब्लिक स्पीकिंग में करते हैं तो उनके हाथ पांव कांपते हैं, उनका लुक, उनकी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, तकिया कलाम, उनकी एक्सेंट, उनकी टोन, उनका अपना ड्रेसअप, जिसके बारे में वो खुद ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, पर दूसरा व्यक्ति, उनका फ्रेंड, उनको फीडबैक दे सकता है कि भाई यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो ये वो विंडो है जिसे हम बोलते हैं ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब इस विंडो के बारे में स्वयं को नहीं मालूम पर बाकी लोगों को मालूम है। तीसरी विंडो वो है जिसमें कि सेल्फ को नहीं मालूम है और दूसरे को भी नहीं मालूम है। वो व्यक्तित्व का हिस्सा है जो ना हमें स्वयं को मालूम है ना दूसरे को मालूम है। इस डार्क एरिया है, अननोन एरिया है, अज्ञात। ये हमारे वो सबकॉन्शियस या अवचेतन मस्तिष्क में छिपे हुए वो सब बातें हैं जिन शक्तियों को हम नहीं जानते हैं। वैसे तमाम हमारी विशेषताएं, हमारी क्षमताएं, हमारा पोटेंशियल है, और निगेटिव बातें भी हो सकती हैं, फियर, फोबिया, एंग्जाइटी, जिनके बारे में हमें नहीं मालूम। और जैसे रामायण में हनुमान जी को जामवंत मिल गए थे और जामवंत ने उनकी उन शक्तियों का जब एहसास दिलाया तो वो सब हासिल कर पाए, उसी प्रकार से इस व्यक्तित्व के हिस्से को जब सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, ये अगर कोई जामवंत मिले, कोई मेंटर मिले, कोई टीचर मिले, कोई गुरु मिले या कोई साइकेट्रिस्ट मिले तो हमारे उस हिस्से को उजागर कर सकता है, हमारा हमसे परिचय करा सकता है। तो ये 4 चीज़ें हैं। एक पब्लिक है, जिस पब्लिक में हमें भी मालूम है, दूसरों को भी मालूम है, सबको मालूम है, ये हिस्सा हमारे व्यक्तित्व का पब्लिक या ओपन एरिया है। अब हम एक अच्छे व्यक्तित्व को विकास करने के लिए ये जो डिज़ायर है, ये हालांकि दोनों जो साइकोलॉजिस्ट थे वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के हैं, तो उनके हिसाब से ओपन एरिया ज़्यादा होना चाहिए व्यक्तित्व का। मतलब ऐसी जो हमारी व्यक्तित्व की बातें हैं जो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा ओपन करें। जो ब्लाइंड है, हमें तो मालूम है, दूसरे को मालूम नहीं, हमने जानबूझ के गोपनीय बनाकर रखी है। इस बात को हम थोड़ा सा विस्तृत करें, हम डिक्लेयर करें, हम डिस्क्लोज़ करें हमारे व्यक्तित्व के उन पहलुओं को जिनको हमने गोपनीय बनाकर रखा हुआ है। इसके अलावा जो हमारा प्राइवेट हिस्सा है उसको हम
जो ब्लाइंड एरिया है उसको हम फीडबैक लेकर, ब्लाइंड हिस्सा मतलब वो है व्यक्तित्व का जो दूसरों को मालूम है, हमें खुद को मालूम नहीं है, तो हम अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से फीडबैक लेकर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हमारा एक्सेंट सही नहीं है, हमारा जेस्चर ठीक नहीं है, तो इस तरह से हम उसमें भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और जो हमारा हिडन पोटेंशियल है, इस हिडन पोटेंशियल को तो जानने के लिए काफ़ी प्रयास करने पड़ेंगे, कुछ ध्यान वगैरह की कोशिश करनी पड़ेगी। ये हमारी अपने आप में डिस्कवरी होगी, सेल्फ डिस्कवरी होगी, और हम अपने व्यक्तित्व के हिस्से को ज़्यादा प्रभावी बना सकेंगे। तो ये थोड़े से साइकोलॉजी के एस्पेक्ट में ये डिस्कशन था। अभी इस लाइव के माध्यम से मैं ज़्यादा इसको व्याख्या और नहीं कर पा रहा हूँ, पर जोहरी विंडो का जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी आसान है, और कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अंदर, अपने अवचेतन मन के अंदर जानकर झांक सकता है और उसको व्यक्तित्व को सुधारने के लिए प्रयास कर सकता है। अब ये हमने चर्चा करी है, इसके अंत में मैं इस टॉपिक को एंड करने जा रहा हूँ। बात चली थी व्हाट आर द सॉफ्ट स्किल्स या सोशल स्किल्स, जिनको कि आजकल काफ़ी महत्व दिया जा रहा है। सारे जो हमारे नियोक्ता हैं, जो हमारे जॉब देने वाले लोग हैं, सब लोग कैरियर में कहते हैं कैरियर में व्यक्ति सफल तब होगा जब उसके पास सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए, सोशल स्किल्स होनी चाहिए। ये सॉफ्ट स्किल्स या सोशल स्किल्स बहुत सारी हैं, लिस्ट काफ़ी लंबी जा सकती है, और पर फिर भी थोड़ी सी 2-4 मैं महत्वपूर्ण चर्चा करूँगा। एक वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, संप्रेषण। हमारे छात्रों में इस स्किल को डेवलप करने की बहुत आवश्यकता है। वर्बल कम्युनिकेशन वो है जो कि हम बोलकर या लिखकर सामान्यतः कम्युनिकेट करते हैं, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का वो हिस्सा है जो हमारी बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत बड़ा हिस्सा है, हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कम्युनिकेट करती है, और ऐसे अध्ययन से तय हुआ, ये अध्ययन से काफ़ी ये साबित हुआ है कि हमारी वर्बल कम्युनिकेशन पर भरोसा बहुत ज़्यादा है, पर हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की इफ़ेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है। हमारी आंखें भी बोलती हैं, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस भी बोलते हैं, हमारे हाथ पैर के मूवमेंट भी बोलते हैं, और वो जो भी हम वर्बल कम्युनिकेट करते हैं, और अगर हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ उनमें आपस में परस्पर सामंजस्य, अगर उनमें एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं है, तारतम्य नहीं है, तो वो झूठ भी पकड़ा जाता है। आपने देखा होगा जब बच्चा झूठ बोलता है तो उसका हाथ मुंह पर अपने आप आ जाता है, यानी वो झूठ बोल रहा है। जब हम किसी व्यक्ति के साथ मित्रता का भाव दर्शाकर बात करते हैं तो हम उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, हम उसके क्लोज स्पेस में जाकर बात करते हैं, पर वहीं पर अगर हमको कॉन्फिडेंस नहीं है तो हमारी आंखें हम चुराते हैं उस व्यक्ति से बात करने में, तो एक भाव अलग दिखता है। और ये जो बॉडी लैंग्वेज की जो एक सोर्स है वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। और मैंने बताया ना, अवचेतन हमारा कभी झूठ नहीं बोलता है। जो हमारी जो एक पुलिस में सुनते हैं कि एक कोई झूठ पकड़ने वाली मशीन लाई डिटेक्टर होती है, मुझे नहीं पता वो लाई डिटेक्टर क्या होती है, पर ये हमारी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि हमारी वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ उसमें एक तालमेल नहीं है, सामंजस्य नहीं है, और झूठ पकड़ लेते हैं। जैसे झूठ बोलेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हमारी पल्स बढ़ेगी, हमारे चेहरे के भाव, और वो पकड़ने के लिए तो अनुभव भी काफ़ी है, कोई बहुत ज़्यादा मशीन की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसको भी लर्न किया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, और ये सबको सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इंटरपर्सनल स्किल्स, ये बहुत महत्वपूर्ण स्किल्स है कि हम लोगों के साथ किस प्रकार से सोशलाइज कर सकें। आजकल कहीं भी व्यक्तिगत उपलब्धि का कोई महत्व नहीं है, हम टीम के साथ काम करते हैं, ग्रुप के साथ काम करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम कई ईगोइस्टिक लोग ग्रुप में काम नहीं कर पाते। तो इंटरपर्सनल स्किल मतलब किस प्रकार से लोगों को दिल जीत सकते हैं, फ्रेंड बना सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं। एक अनजान व्यक्ति से भी आप अगर सहयोग पाने में सक्षम है, अगर आपका कॉन्फिडेंस है,
तो डेफिनेटली ये इंटरपर्सनल स्किल आजकल लगभग हर सेक्टर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा टीम बिल्डिंग एक स्किल है। एक और महत्वपूर्ण स्किल जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा वो है लर्निंग टू लर्न। अभी कोई भी पाठ्यक्रम, कोई भी कोर्स, कोई भी कॉलेज से एजुकेशन ख़त्म नहीं होती है। वो आपको एक मिनिमम रिक्वायरमेंट के रूप में जॉब में एंटर करने के लिए बना देती है। फिर आपके ऊपर आपके निर्भर है कि आप उस क्वालिफ़िकेशन का, उस एजुकेशन का, उस ट्रेनिंग का किस प्रकार से उपयोग करें। और जब आप उस फील्ड में जाते हैं तो आपको फिर से बहुत कुछ सीखना पड़ता है। अब यहाँ फॉर्मल लर्निंग तो आपकी कॉलेज में समाप्त हो जाती है। अब आपकी शुरुआत होती है परीक्षा, अब जहाँ आपको सेल्फ लर्निंग होता है। आप अलग अलग सोर्स से लर्न करते हैं, आप मैनुअल पढ़ते हैं, आप वेबसाइट देखकर पढ़ते हैं और अपने आप को अपडेट रखने की कोशिश करते हैं। तो ये स्किल भी छात्रों में बहुत ज़रूरी है कि वो अपने स्वयं से कैसे लर्न करें। इसको तो लर्निंग टू लर्न या सेल्फ लर्निंग। इसके अलावा क्रिएटिविटी या रचनात्मकता ये बहुत ज़रूरी है। खासकर साइंस और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को हम बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड नॉलेज देते हैं, तो वो लोग थोड़ा क्रिएटिविटी के मामले में ज़रा, तो लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन की बात हो जाती है। हमारा जो लेफ़्ट पार्ट है ब्रेन का वो लॉजिकल है, रैशनल है, और राइट वाला हिस्सा हमारा वो क्रिएटिविटी वाला हिस्सा है। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इमेजिन करना ही भूल गए, ड्रीम करना ही भूल गए, तो वो सब हमारी लिमिटेशन बनकर रह गई है। क्रिएटिविटी या आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जिसे कहा गया है, मतलब हमारे जो माइंड सेट है, हमारे जो माइंड फ्रेम है, उसके आगे हम नहीं देख पाते हैं, आगे नहीं सोच पाते हैं। और हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो भी इस क्रिएटिव थिंकिंग के कारण उतना उपयोग नहीं हो पाता। तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जिसे कहा गया वो क्रिएटिविटी का बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सब चीज़ें अगर कभी और समय मिलेगा तो फिर हम और इसको विस्तार से चर्चा करेंगे या किसी स्पेसिफिक स्किल के ऊपर चर्चा करेंगे। अब मैं देख रहा था मैडम प्रीति मैडम ने ये पूछा था सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स और हॉट स्किल्स मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, उसमें एनालिटिकल स्किल आती है, डिज़ाइन स्किल आती हैं, वो थोड़ी एडवांस लेवल की स्किल्स हैं। तो वो तो स्पेसिफिक एरिया में ज़्यादा उपयोगी होती हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स वो स्किल्स हैं जो जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी होती हैं। तो इनको सोशल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ये भी कहा गया है। और कोई अगर किन्हीं का कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स में डालें, या आपके फीडबैक से फॉर्म में मैं वो क्वेश्चन ज़रूर पढ़कर उनको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने अपने से कोशिश की कि आज के टॉपिक पर मैं संक्षिप्त में बात कर सकूं। थोड़ा सा एक 20 से 25 मिनट हमारे इस तकनीकी एडजस्टमेंट के कारण थोड़ा सा वेस्ट हो गए। मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, और मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपका फीडबैक पॉजिटिव रहा तो मैं ज़रूर उत्साहित रहूँगा आगे इस सीरीज को जारी रखने के लिए। सो थैंक यू। और इजाज़त देने के पहले मैं हमारे इस शासकीय महाविद्यालय सहराई के शानदार, ऊर्जावान, डायनेमिक प्रिंसिपल साहब डॉक्टर अतुल गुप्ता साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म हमें उपलब्ध कराया। और आज हमारे और भी अतिथि जुड़ रहे हैं, वो अतिथि जुड़कर वो भी अपना उद्बोधन जरूर देंगे। मैं आपसे पुनः ये अनुरोध करूंगा कि आप उनको भी सुने। आफ्टरनून में भी हमारा सेशन है। इस पूरे जो हमारा, इसको हमने एक वर्कशॉप या कार्यशाला का रूप दिया है, व्यक्तित्व विकास एवं कैरियर अवसर के रूप में। तो मैं चाहूँगा कि हमारे अन्य जो विद्वान अतिथि हैं, फैकल्टी हैं, उनको भी आप सुनेंगे। तो इसी बात के साथ पुनः मैं आप सब लोगों से इजाज़त देना चाहूँगा। पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चीज़ को हमें मेरी चर्चा को पसंद किया। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।